हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हिस्टोलॉजी जो हम इंदर सिंह से कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज अबाउट लाइट माइक्रोस्कोपी एंड टिश्यू प्रिपरेशन। देखें, बात यह है कि जो हिस्टोलॉजी की फील्ड है उसमें दैट्स द बेसिक थिंग। आई मीन लाइट माइक्रोस्कोपी अगर आपको नहीं समझ में आई, माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स अगर नहीं समझ में आए तो हिस्टोलॉजी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी हिस्टोलॉजी है क्या। आप हिस्टोलॉजी में स्लाइड्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, टिश्यू को देखते हैं बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज अ माइक्रोस्कोप वर्क, ओके। और टिश्यू प्रिपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन इन ऑर्डर टू सी द टिश्यू वी हैव टू प्रिपेयर द टिश्यू। क्या मतलब हुआ, देखें मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दिस इज अ पेशेंट जो बेड पे लेटा हुआ है, बेड पे बेचारा इसलिए लेटा हुआ है क्योंकि इसकी सर्जरी हो रही है, और सपोज किसी भी बॉडी पार्ट की सर्जरी हो रही है, गॉड फॉरबिड द पर्सन हैड ब्रेस्ट कैंसर फॉर एग्जांपल, तो सर्जन हैज रिमूव्ड द ब्रेस्ट, मेस्टेक्टमी, अब ये टिश्यू निकल गया। नाउ दैट इज व्हाट वी हैव द ब्रेस्ट टिश्यू। अब इस ब्रेस्ट टिश्यू को हमने देखना है अंडर द माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप में ये स्लाइड देखेंगे और तब पता लगेगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 1 वो कैंसर है भी या नहीं, नंबर 2 अगर कैंसर है तो किस कैटेगरी का कैंसर है, कौन सी उसकी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप है, ये सब तब पता लगेगा व्हेन यू सी द टिश्यू इन द माइक्रोस्कोप। और ये ब्रेस्ट डायरेक्ट उठा करके यहाँ माइक्रोस्कोप पे नहीं रखते, ऑब्वियसली इसके स्टेप्स हैं। इसको ले जाया जाता है, पहले फॉर्मलिन में डालते हैं, फिर इसकी सेक्शनिंग होती है, फिर एक्स वाई जी सारे स्टेप्स आज पढ़ेंगे। अल्टीमेटली वी हैव अ ब्यूटीफुल स्लाइड, उस स्लाइड के ऊपर छोटा सा चंक टिश्यू का होता है और वो टिश्यू आप देख रहे होते हो इस माइक्रोस्कोप में। सो ये सारे स्टेप्स कहलाते हैं टिश्यू प्रेपरेशन, यानी आप टिश्यू को देखते हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, कैंसर डायग्नोस्टिक्स यानी किसी का अगर कैंसर डायग्नोज करना है तो हिस्टोपैथोलॉजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी विदाउट माइक्रोस्कोपी एंड हिस्टोलॉजी यू कैन नॉट डायग्नोज द कैंसर। आप अब मुझसे कहें कि बहुत सारी एडवांस फील्ड्स आ गई हैं, सीक्वेंसिंग हो रही है, ये हो रहा है, बायोमार्कर्स, भाई कुछ भी कह लें, मुझे भी पता है, मैं इसी फील्ड से हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोजिंग अ कैंसर इज स्टिल द हिस्टोपैथोलॉजी, यानी आपको टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देख के कंफर्म करना पड़ेगा कि कैंसर है या नहीं। दिस इज द ओनली वे टू डेट टू डायग्नोज द कैंसर। बाकी तमाम मोडेलिटी से जब आप कैंसर आइडेंटिफाई करते हैं, यानी किसी के कोई बायोमार्कर देख लिए, किसी का सीटी स्कैन ऑब्वियसली कर लिया, एक्स वाई जी सारी चीजें कर ली, बट आपको हमेशा हिस्टोपैथोलॉजी करनी ही होगी। तो ये मेरे जुमले याद रखिए कि फॉर डायग्नोजिंग कैंसर हिस्टोपैथोलॉजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। सो टुडेज चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसीलिए चैप्टर नंबर 1 है हिस्टोलॉजी की बुक का, क्योंकि अगर लाइट माइक्रोस्कोपी नहीं समझी, टिश्यू प्रेपरेशन की प्रिंसिपल्स नहीं समझे, तो हिस्टोलॉजी क्या समझ में आएगी यार। आगे चल के जब अगले चैप्टर्स में मैं आपको ब्यूटीफुल पिंकिश ब्लूइश ये इमेजेस दिखाऊंगा टिश्यू की, तो वो घंटा नहीं कुछ समझ में आएंगी भाई, जब तक ये नहीं समझ में आएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A light microscope is an optical device that uses visible light for illumination and lenses to magnify a specimen or tissue section for detailed visualization। यानी बेसिकली मैं आपको ना आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ कि माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। और से फॉर एग्जांपल दिस इज एन इमेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक स्लाइड रखनी है, इस स्लाइड पे ऑब्वियसली टिश्यू है, इस टिश्यू को अब हमने यहाँ से देखना है। यहाँ आप अपनी आंखें रखेंगे, अपनी खूबसूरत आईज, और ये जो आपकी खूबसूरत आईज हैं वो यहाँ से देखेंगे कि टिश्यू नज़र कैसे आ रहा है। अब जहाँ आप अपनी आईज रखते हो इस जगह को हम नाम देते हैं आई पीस। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है, आईज रख रहे हैं यहाँ, आईज से देख रहे हैं, इसीलिए ये एरिया कहलाता है आई पीस। अब इसका सारा प्रिंसिपल ये है कि ये जो टिश्यू यहाँ पे रखा है ग्लास स्लाइड में, इसको लाइट चाहिए। सो वी विल हैव लाइट ऑन दिस सरफेस, और फिर वो लेंसेज की मदद से, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कैसे, उन लेंसेज की मदद से यहाँ पे जो टिश्यू है वो मैग्नीफाई होके आपको यहाँ नजर आएगा। सो दैट इज द प्रिंसिपल दैट देयर इज अ लाइट विच इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है किसी चीज को रोशन करना। तो यहाँ जो टिश्यू पड़ा हुआ है दैट इज बीइंग इल्यूमिनेटेड, और वो इल्यूमिनेट कहाँ से हो रहा है? सो यहाँ जो टिश्यू पड़ा हुआ है उस पर लाइट पड़ रही है तो वो इल्यूमिनेट हो रहा है। सो इल्यूमिनेशन के लिए देयर इज अ लाइट सोर्स, and then you see the magnified image। वो जो magnification हो रही है that's happening by the lenses, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। Now simple microscope utilizes a single lens while compound microscope have number of lenses in combination। इस वक्त जो डायग्राम देख रहे हो that is an example of a compound microscope because इसमें multiple किस्म के lenses हैं, अभी बताऊंगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, आई डोंट नो आप में से कितने लोग पामिस्ट के पास अपनी लाइफ में कभी गए हैं। हैव यू बीन टू अ पामिस्ट?
पामिस्ट, जो ज्योतिषी होते हैं, जो आपके हाथों की रेखाएं देखकर आपको ये बताते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ है, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये जो पामिस्ट लोग होते हैं, व्हाट दे हैव एज अ गैजेट, उनके पास एक इस तरह का टूल होता है विच इज इन देयर हैंड, और ये तो इसका हैंडल है, यहां से उसको पकड़ के, एंड दिस इज द एरिया वेयर दे हैव अ लेंस, और ये आपकी हाथों पर रखकर आपके हाथों की रेखाओं को बड़ा बड़ा करके देखते हैं। सो सिंस देयर इज ओनली वन लेंस देयर, ये आपने देखा होगा आई एम श्योर सब लोगों ने, ये जो लेंस है इसको हम नाम देते हैं दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। वाओ, अब आप में से बहुत से लोगों को अगर ये बात नहीं पता थी कि ये ज्योतिषी साहब के हाथ में जो इस तरह का ग्लास होता है, इस तरह का जो लेंस होता है, वो एक्चुअली एक माइक्रोस्कोप है। बिकॉज माइक्रोस्कोप की बेसिक डेफिनेशन ये है, एनीथिंग विच कैन मैग्नीफाई अ स्ट्रक्चर एंड यू सी द स्ट्रक्चर मैग्नीफाइड, यानी आपकी हाथ की लकीरें जो हैं छोटी छोटी सी, अगर आप ये लेंस से देखें तो ये बड़ी बड़ी होकर नजर आती हैं, तो ये जो लेंस है इट बिकम्स अ माइक्रोस्कोप। तो दैट्स कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही लेंस है। बट इफ देयर आर मल्टीपल lenses, combination of lenses, then it is called a compound microscope. In light microscopy, the tissue is visualized against the bright background, so it is also referred to as bright field microscope. अब ये दो terminologies मैं throw कर रहा हूँ, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। One is called the bright field microscopy, the other is called the dark field microscopy. As the name indicate, जो bright field microscopy है उसमें there is a good light source, और slide जो आपको दिखती है, so if you have a slide here and this is the स्पेसिमेन, तो सारा आपको जो नजर आएगा माइक्रोस्कोप के आईपीस से आप जो देखेंगे उसमें टिश्यू में स्टेनिंग तो नजर आएगी पिंकिश और ये सब, लेकिन पीछे पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होगा। लेट मी फाइंड अ डायग्राम। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज अ हिस्टोलॉजिकल इमेज, और यहाँ आपको ये पिंक सेल्स नजर आ रहे हैं, बट आप बैकग्राउंड में अगर देखें, सो दिस इज द बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल, दिस इज ऑल द बैकग्राउंड, सो द बैकग्राउंड इज व्हाइटिश बिकॉज इट इज ब्राइट, सो द बैकग्राउंड इज ब्राइट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट एंड देन यू कैन सी द cells. So this is how we call the bright field microscopy works, because at the background you see the white light, you see a lot of illumination. So that concept is very अच्छा। dark field जो microscopy है उसमें reverse case है, उसमें scenario basically ऐसे होता है कि if there is a glass slide, तो जो light source डालते हैं वो focus करके डालते हैं, तो वो सिर्फ tissues में से गुजरती है, तो at the background you see blackish dark areas, and in that dark area then you see some cells. So if the background is dark, that is called dark field microscopy. If the background is bright, it is called bright field microscopy. It's a simple thing, नाम से आपको ये बात समझ में आती है। ओके, ज्यादातर जो डायग्नोस्टिक्स में, कैंसर डायग्नोसिस में या टिश्यू बायोप्सी की डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी यूज होती है, दैट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर देखने हैं देन डार्क फील्ड, सच एज अगर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखने हैं, then the microscopy that is much more fruitful is the dark field microscopy. Okay, अच्छा, light enters from the periphery and scattered light enters the objective lens. This is the dark background. तो dark field ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। All routine histological techniques involve bright field microscopy. ठीक है, तो जितनी भी रूटीन की मैंने आपसे बताया लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, that is basically the bright field microscopy. अब ये भाई साहब का नाम याद रखना इसलिए जरूरी है, इसने काम बड़ा इंपॉर्टेंट किया था, एंटनी फिलिप्स, और पूरा नाम अगर याद रखना है तो एंटनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक। काफ़ी लंबा है बट अगर आप सिर्फ इतना भी याद रख लें तो काफ़ी है। इन 1673 इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज टू मैग्नीफाई द स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड विजुअलाइज देम। सो ही वाज द गाय, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाइनियर किया इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली थ्रो द आइडिया कि हम मल्टीपल लेंसेज यूज कर सकते हैं, यानी एक लेंस यूज करें तो ये थोड़ा इमेज को मैग्नीफाई करेगा, फिर एक और लेंस यूज करें वो और मैग्नीफाई करेगा। ये भी हम देखेंगे किस तरह काम करती है चीज, बट दैट वाज द गाय जिसने मल्टीपल लेंसेज के यूज के बारे में ये इन्फॉर्म किया कि जनाब दिस इज ऑल्सो समथिंग जो यूज किया जा सकता है इन द माइक्रोस्कोपी। हिज इन्वेंशन ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डिटेक्टेड स्मॉल स्ट्रक्चर्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, ब्लड
cells. So see how important this guy was. The invention of the microscope led to the discovery of description of the cell by Robert Hooke, an English scientist, in 1655. So अब ये काफ़ी वो मुझसे स्टूडेंट भी सवाल कर रहे होते हैं, अब या तो ये एयर्स में गड़बड़ है या ये कैसे है कि भाई इसने कॉन्सेप्ट दिया 1673 में और सेल आइडेंटिफाई हुआ 1655 में. ये एग्जैक्टली मुझे भी डेट चेक करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसने कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया है. उससे पहले माइक्रोस्कोप्स थे तो सेल पहले आइडेंटिफाई हो गया था. नाउ मॉडर्न माइक्रोस्कोपी स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ द achromatic lenses by Lister. ये achromatic लेंस अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, बट लिस्टर इज देन द बाबा ऑफ न्यू मॉडर्न माइक्रोस्कोपी. Anthony was the baba of old microscopy, gave the concept. So this is a little historical perspective which I think is important because थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए यार, हमारा ओरिजिन क्या है ना. इसी तरह माइक्रोस्कोप का ओरिजिन क्या है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, लाइट माइक्रोस्कोप. इट्स a microscope which is obviously illuminated by light. यानी यहाँ अगर आप इस माइक्रोस्कोप को देखें, सो देयर इज अ लाइट सोर्स, यहाँ बल्ब लगा होता है, इसको जब ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट निकलती है. सो दैट्स अ लाइट माइक्रोस्कोप. अच्छा, पहले ऐसे होता था पुराने ज़माने में, मैंने अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में ऐसे माइक्रोस्कोप यूज़ किए हैं जिसमें बल्ब, अपना माइक्रोस्कोप के अंदर बल्ब नहीं होता था और हम डे लाइट को या रूम में जो ट्यूबलाइट यूज़ हो रही है, बल्ब यूज़ हो रहा है, उसको यूज़ करते. तो यहाँ पे एक्चुअली एक मिरर होता था. तो करते ये थे कि सपोज यहाँ पे विंडो है और यहाँ से सनलाइट एंटर हो रही है, तो इस मिरर को हम ऐसे एडजस्ट करते थे कि लाइट इस पर पड़े और पड़ के यूँ ऊपर की तरफ जाए और ऐसे रिफ्लेक्ट होके, तो स्पेसिमेन यहाँ रखा होता था. तो इस मिरर को हमें यूं आगे पीछे करना होता था ताकि लाइट सोर्सेज जो यहां पड़ रही हैं वो करेक्टली रिफ्लेक्ट होके और फिर हमें सही से नजर आए. तो हमने ये माइक्रोस्कोप मैंने अपनी लाइफ टाइम में यूज़ किए हैं. आपने पता नहीं देखे हैं नहीं देखे हैं अपने स्कूल्स में. अब तो वैसे होते भी नहीं है. अब ज़्यादातर वो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट सोर्स होती है. सो दे हैव देयर ओन लाइट बल्ब, दे हैव देयर ओन लाइट सोर्स. ऐसे माइक्रोस्कोप्स होते हैं. अब पहले ऐसे माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, बट एनीवेज नाउ इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं. तो अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा ये है कि किसी एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स. फर्स्ट वी कॉल देयर आर पार्ट्स विच आर optical parts, and then there are some parts of the microscope which are called non-optical parts. Simple इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप के वो पार्ट्स जो लाइट हैंडलिंग में इंपॉर्टेंट है और इमेज हैंडलिंग में इंपॉर्टेंट है. देखो बात यह है इमेज हैंडलिंग का क्या मतलब है. ऑप्टिकल पार्ट मीन्स वो तमाम पार्ट जो जिसमें से या तो लाइट निकल रही है या लाइट गुजर के हेल्प कर रही है इमेज बनने में. सो फॉर एग्जाम्पल द बल्ब, फॉर एग्जाम्पल, जिसको यहाँ इल्यूमिनेशन का नाम दिया है. अगर ये बल्ब होगा ही नहीं, सो देयर विल बी नो लाइट सोर्स. अगर कोई लाइट सोर्स नहीं होगी तो यहाँ स्पेसिमेन में लाइट नहीं पड़ेगी. लाइट नहीं पड़ेगी तो इमेज ही आप नहीं देख पाओगे. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. इमेज बनने के लिए ये लाइट सोर्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल. ऑप्टिक वर्ड का मतलब होता है देखना. वर्ड ऑप्टिक मीन्स ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, वहां से ये वर्ड निकला है. सो ऑप्टिक कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप का मतलब ये है वो तमाम पार्ट्स जो देखने के लिए या इमेज बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइट है, इल्यूमिनेशन. अब ऐसे और भी पार्ट्स हैं. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंडेंसर. यहाँ पे एक कंडेंसर होता है नीचे लगा हुआ जो एक्चुअली इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक बटन या नॉब लगा होता है. उसको छोटा बड़ा करें तो यहाँ एक डायफ्राम होता है, यानी यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ द अपर्चर ऑफ दिस कंडेंसर. आप इस कंडेंसर का साइज ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइट गुजरने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह हो, और एक कंडेंसर ऐसा भी हो सकता है कि इसका अपर्चर इतना बड़ा हो जाए और ज़्यादा लाइट गुजरे. अगेन कंडेंसर पे डिपेंड करे. अगर मैं इस कंडेंसर को पूरा क्लोज कर दूं तो लाइट होगी लेकिन लाइट गुजरेगी नहीं, और जब लाइट गुजरेगी नहीं तो अगेन इमेज नहीं बनेगी. सो द पॉइंट इज कि कंडेंसर is also important for making the image, so therefore this is also an optical component. So illuminating device is an optical component, और उसके बाद condenser is an optic component जिसका aperture, इसको मैं पढ़ भी लूँगा आपके लिए टेक्स्ट, इस वक्त सिर्फ बता रहा हूँ. Then the objective lenses. देखें फिर माइक्रोस्कोप में देयर आर मल्टीपल लेंसेज अवेलेबल, और इन लेंसेज को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ये जो लेंसेज नजर आ रहे हैं ना आपको, ये तो यहाँ पे आपने स्लाइड रखी हुई है फॉर एग्जांपल, जिस पे टिश्यू है उसके ऊपर एक लेंस है. तो ऐसे 4-5 लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप में जिन्हें हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज. और ये जिस पार्ट पे फिक्स होते हैं उसे कहते हैं नोज पीस. इसको हम घुमा सकते हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे इस लेंस से नहीं देखना, मुझे इमेज को देखना है इस लेंस से. सो मैं सिंपली इसको हाथ से पकड़ के ऐसे टर्न करूंगा तो ये आगे चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो मैं इस लेंस से इसको देखना शुरू कर दूंगा. अब ऐसा क्यों होगा कि मैं इस लेंस से नहीं देखना चाहूंगा और इससे देखना चाहूंगा? उसकी वजह यह है कि
यहाँ जो 4-5 लेंसेज होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, उनकी मैग्निफिकेशन पावर अलग अलग होती है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेंस ऐसा है जिसकी मैग्निफिकेशन पावर है 10 टाइम्स, यानी इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि ये लेंस इस इमेज को 10 टाइम्स बड़ा करके मुझे दिखा सकता है. एक लेंस यहाँ ऐसा हो सकता है जिसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है 40 टाइम्स. तो जब मैं इसको घुमाऊंगा, सो इफ दिस इज 40 टाइम्स लेंस, ये अब इमेज को 40 टाइम्स बड़ा करके मुझे दिखाएगा. सो देयर आर डिफरेंट लेंसेज विद डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ मैग्निफिकेशन. अब आप खुद सोचें, जिस तरह इल्यूमिनेशन इंपॉर्टेंट था कि इसमें से लाइट निकलेगी, कंडेंसर इंपॉर्टेंट था कि इसमें से लाइट गुजरेगी, क्या ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज इंपॉर्टेंट नहीं? अगर ये मैं लेंसेज हटा दूं तब तो कहानी खत्म ही हो जाएगी, बिकॉज इफ देयर आर नो लेंसेज देयर इज नो मैग्निफिकेशन. और माइक्रोस्कोप काम ही करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नंबर 1 लाइट पास होना एंड नंबर 2 मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन के लिए लेंसेज इंपॉर्टेंट है. सो लेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द इमेजेस, देयरफॉर दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप. ठीक है. अच्छा, फिर आपको एक और चीज जो मुझे बतानी है, दैट इज द आई पीस. आई पीस इज द फाइनल एरिया जहां से आप एक्चुअली इमेज देखेंगे. यहां आई पीस में भी लेंसेज लगे होते हैं. इन लेंसेज को हम नाम देते हैं ऑक्यूलर लेंस. वर्ड ऑक्यूलर का मतलब है आई. सो ऐसा लेंस जो हमारी आई के बिल्कुल नजदीक है, आई पीस पर है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूलर लेंस. इनकी मैग्निफिकेशन यूजुअली होती है टाइम्स 10. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम थोड़ी देर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे कि इमेज एक्चुअली जो यहाँ स्लाइड पे इमेज रखी है स्टेज पर, दैट इज द स्टेज जिसके ऊपर स्लाइड रखते हैं. तो जहाँ स्लाइड स्टेज पे रखी हुई है, ये इमेज कितनी बड़ी होके नजर आ रही है. इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे लेंसेज की मैग्निफिकेशन पावर क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू अ लिटिल स्टोरी. If I'm using the objective lens जिसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी है 10, और यहां मैंने आपको बताया कि ऑक्यूलर की तो यूजुअली मैग्निफिकेशन कैपेसिटी 10 ही होती है, तो इमेज 10 टाइम यहां मल्टीप्लाई होगी, 10 टाइम यहां मल्टीप्लाई होगी. तो फॉर्मूला इज 10 इंटू 10 एंड द आंसर इज 100. सो एक्चुअली जब आप यहां से इमेज देख रहे हो तो वो 100 टाइम्स मैग्निफाइड है, यानी अगर उसका साइज इतना था तो अब 100 टाइम्स बड़ा होकर आपको साइज दिखेगा. दैट्स द मैग्निफिकेशन. अब सपोज यहां जो ऑब्जेक्टिव था उसके बराबर में जो ऑब्जेक्टिव है उसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी है 40 टाइम्स, यानी ये किसी भी इमेज को 40 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है. अब मैं इनको घुमाता हूं एंड नाउ द सिनेरियो इज कि ये टर्न होकर ये वाला लेंस अब सपोज इधर आ गया, और अब मैंने लेंस यूज करना है ऑब्जेक्टिव का 40 टाइम्स वाला. सो इमेज 40 टाइम्स यहां इनलार्ज होगी और फिर 10 टाइम्स यहां इनलार्ज. यहां पे 10 ही टाइम होती है, यहां पे यूजुअली ये फिक्स होता है. सो आई पीस का जो मैग्निफिकेशन पावर है लेंस का, दैट इज यूजुअली सेट एट 10, बट दिस यू कैन चेंज. अब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहा हूं 40 टाइम्स वाला और ये यूज कर रहा हूं आई पीस 10 टाइम्स वाला. नाउ माय मैग्निफिकेशन वुड बी 400 टाइम्स. ओके, सो सी, जस्ट बाय चेंजिंग अ लेंस एट द ऑब्जेक्टिव, मैं 100 टाइम्स से अब कितनी बड़ी करके इमेज देख रहा हूं, 400 टाइम्स. सो दिस इज हाउ यू प्ले विद द मैग्निफिकेशन. सो ये तमाम पार्ट्स आर कॉल्ड द ऑप्टिकल पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप. नाउ ऑप्टिकल पार्ट्स एक दफा फिर रिपीट कर दूं, क्या क्या हैं? द लाइट सोर्स, then the condenser, then the objective, and then the objective lenses, and then the eyepiece lenses. ये सारे parts कहलाते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अच्छा, फिर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली इमेज बनने से ताल्लुक नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप जिस पे पूरा माइक्रोस्कोप खड़ा हुआ है, अब बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप से ज़ाहिर है डायरेक्टली लाइट नहीं निकल रही और ये सब चीज़, तो ये कहलाता है नॉन ऑप्टिकल पार्ट. इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन ये डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है. इसी तरह ये एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, यहाँ पे आर्म है, यहाँ पे हेड है, ये सारी चीज़ों में से डायरेक्टली लाइट पास नहीं हो रही और डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग द इमेजेस. ऑब्वियसली आप मुझे कहेंगे कि भाई अगर ये बेस ना हो तो जो इल्यूमिनेशन है ये गिर जाएगा और दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी. यस, बट आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट कि वो तमाम पार्ट्स जिनमें से डायरेक्टली या लाइट निकल रही है या जो डायरेक्टली इमेज बनाने में इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑल दी ऑप्टिकल पार्ट्स और बाकी सारे आर द नॉन ऑप्टिकल पार्ट्स. ठीक है, तो अब इसको जरा क्विकली पढ़ लेते हैं. तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप की बेसिक समझ में आ गई कि द फंक्शनिंग ऑप्टिक पार्ट एंड नॉन ऑप्टिक पार्ट. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग द ऑप्टिकल पार्ट डिस्कशन. द फंक्शनिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिक्स ऑफ द लेंसेज. इल्यूमिनेटिंग डिवाइस है. Most of the advanced microscopes come with a built-in illuminator using a low voltage bulb of transmitted light. So they have their own bulbs. The brightness of the light can be adjusted. यानी यहाँ पे knobs लगे होते हैं कि बल्ब में तेज कर दूं, हल्का कर दूं, तो brightness can be controlled.
ओल्डर मोनोन्यूक्लियर माइक्रोस्कोप यूज मिरर्स। ये मैं जो स्टोरी बता रहा था ना कि हमने अपने कॉलेजेस में स्कूल्स में यूज किए कि मिरर होता था लाइट सोर्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। बहरहाल अब ये वाले माइक्रोस्कोप्स मैंने नहीं देखे काफी अरसे से, तो मेरा ख्याल है अभी आते नहीं है। देन अनदर important optical area is the condenser, जिसका अपर्चर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक द आइरिस ऑफ द आई, इसका अपर्चर कंट्रोल किया जा सकता है। सो दैट्स अनदर ऑप्टिकल पॉइंट। देन ऑब्जेक्टिव लेंसेज मैं आपको बता चुका हूं कि दे हैव डिफरेंट मैग्नीफाइंग पावर। दीज लेंसेज आर अटैच्ड टू द नोज पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीफाइंग द स्पेसिमेन। द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो दीज objective lenses are very very important and they have a magnifying capacity of 4 to 100। मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था ना कि इसका पावर सपोज 10 है, इसका पावर सपोज 40 है। so there are different lenses which are available and they magnify the image। the objective lenses collect maximum amount of light from the object to form a high quality magnified real image। so that पूरे माइक्रोस्कोप में अगर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल कंपोनेंट कोई है तो वो आई थिंक ऑब्जेक्टिव लेंसेज ही हैं। बट आई मीन मुझे ऐसे ग्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज फिर बल्ब बुरा मान जाएगा। अगर बल्ब कहेगा कि यार मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं लाइट ही नहीं दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव जितना भी अच्छा हो इमेज कैसे बनाएगा। बात तो वैसे ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, बट लेंस वाइज सबसे इंपॉर्टेंट लेंसेज हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है। Then we have the eyepiece जिसका usual power 10 times ही होता है। So they also magnify the image। eyepiece also, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर वाइवाज लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट से पूछता हूँ, माइक्रोस्कोप सामने रखा होता है, सवाल मेरा ये होता है कि भाई मुझे ये बताओ इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है। अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेसिमेन रखा है तो आपको वो स्पेसिमेन कितना बड़ा होकर दिख रहा है। तो बच्चे ऑब्वियसली ये करते हैं कि देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस पे लिखा हुआ है 40 और वो मुझे जवाब देते हैं सर द मैग्निफिकेशन इज 40 टाइम्स। हमें जो भी चीज़ यहाँ रखी हुई है वो 40 टाइम्स बड़ी होके नजर आएगी। तो मैं उनसे फिर कहता हूं अच्छा आईपीस का क्या काम है। आईपीस की भी तो मैग्निफिकेशन पावर है विच इज 10 टाइम्स। सो एक्चुअली वो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं विच इज एक्चुअली 400। सो जो चीज हम देख रहे हैं मैग्नीफाई करके वो 40 टाइम्स नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर, 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो इट बिकम्स 400 टाइम्स। तो आपको अगर मैग्निफिकेशन का सवाल किया जाए तो यू सिंपली हैव टू टेल कि ओके ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है और आईपीस तो 10 ही होता है यूजुअली। सो 10 है और अगर यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव मैंने 10 पावर वाला यूज किया है सो 10 into 10 विल बी 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन। अब आप उस चीज को 100 टाइम्स बड़ा करके देख रहे हो। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए। ठीक है। देन देयर इज अ नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप जिसमें बाकी सारी चीजें मैंने बताया। आर्म है, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज, नोज पीस, स्टेज जो कि कंट्रोल करता है, पूरी स्लाइड उसी पे रखी होती है यार, एंड द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये सब चीजें नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं इस माइक्रोस्कोप। आप देख रहे हैं दिस इज द बेस। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं। एडजस्टमेंट स्क्रूज का मतलब ये होता है इसको जब आप घुमाते हैं तो ये जो स्टेज है ऊपर नीचे मूव करता है ताकि इमेज फोकस हो और आपको शार्प इमेज दिखे। देन देयर आर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज, ये बहुत ज्यादा नहीं घुमाते, हल्का फुल्का स्टेज को घुमाते हैं। नोज पीस वो जगह है जहां ऑब्जेक्टिव्स लगे होते हैं। आर्म आपको पता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड आर्म बिकॉज इट्स जस्ट लाइक आर्म, इट्स कनेक्टिंग ऑल द पार्ट्स एंड देन देयर इज अ हेड। तो नाउ यू नो एंड दैट इज द स्टेज जिस पर आप स्लाइड रखते हो। ठीक है। सो ये सारे नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं माइक्रोस्कोप के। स्पेसिमेन और स्लाइड, द स्पेसिमेन और स्लाइड इसका मतलब ये है कि जो स्लाइड, ग्लास की स्लाइड जिस पर स्पेसिमेन या सैंपल होता है टिश्यू का, इसको हम कहते हैं स्पेसिमेन और स्लाइड। द स्पेसिमेन इज द ऑब्जेक्ट बीइंग एग्जामिन्ड। मोस्ट स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन द स्लाइड। सो द स्पेसिमेन इज माउंटेड ऑन अ स्लाइड, इस पर रखा गया है। मोस्ट स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन स्लाइड्स, फ्लैट रेक्टेंगल्स ऑफ थिन ग्लासेस विच आर ग्लास स्लाइड्स। स्टेन टिश्यूज सेक्शंस आर माउंटेड ऑन ग्लास स्लाइड विद अ कवर स्लिप प्लेस्ड ओवर इट। उसके ऊपर एक कवर स्लिप भी डाल देते हैं ताकि माइक्रोस्कोपी के दौरान उसको कोई डैमेज ना हो। ठीक है। सो दैट्स बेसिकली इट। और इसके बाद अगला जो मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो ये कि हाउ डज माइक्रोस्कोप वर्क। सो बेसिकली अगर प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप की वर्किंग की हम बात करें, द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, और मैंने आपको बताया ये ज्यादातर जो माइक्रोस्कोपी है दैट इज द ब्राइट फील्ड, यानी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स, तो पूरा टिश्यू आपको स्टेन्ड दिखता है इन द बैकग्राउंड ऑफ अ ब्राइट लाइट। द वर्ड कंपाउंड रेफर्स टू द फैक्ट दैट टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस मिलकर काम करते हैं। और ये मैं आपको अभी बता के काफी दफा थक गया कि भाई ये जो आईपीस वाला लेंस है और जो ये आईपीस वाला लेंस है और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी हम मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन ऑल्सो हियर कि इफ वी टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है ना। तो ये
ये हम ऑलरेडी एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज दी आई पीस एंड व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव, इनकी दोनों मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई करें। अगर ऑब्जेक्टिव है 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन तो आप लिख लें एक तरफ 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब आई पीस की मैग्निफिकेशन देखें जो यूजुअली 10 होती है, बट इट कैन बी 20 ऑल्सो। यू ऑलवेज हैव टू चेक कि आई पीस की क्या मैग्निफिकेशन है। अगर 10 है तो यहाँ भी 10 लिख दें एंड द टोटल मैग्निफिकेशन विल बी 100। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने सैंपल यहाँ टिश्यू रखा है देखने के लिए, उसका जो कॉम्पोनेंट आप देख रहे हो वो आपको कितने टाइम्स मैग्नीफाई होकर नजर आ रहा है, 100 टाइम्स। सो दैट इज द डिस्कशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। फिर एक कॉन्सेप्ट है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि हाउ फाइन यू कैन एक्चुअली लुक इनटू द टिश्यू, कि आपको टिश्यू में कितने डिस्टेंस की शार्प इमेज दिख रही है। गिवन सफिशिएंट लाइट an unaided eye can distinguish 2 points lying 0.2 millimeters apart, यानी अगर एक पॉइंट यहां पर है इमेज में और एक पॉइंट यहां पर है, सो इफ दे आर 0.2 millimeters apart you can tell कि जी जनाब ये दो पॉइंट्स हैं, आपको दोनों दिखेंगे। लेकिन अगर ये 0.2 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस इनका है तो वो पॉइंट आपको एक्चुअली दो अलग अलग पॉइंट नहीं दिखेंगे, शायद एक ही पॉइंट दिखे। सो यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द पॉइंट्स, आपको वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग नहीं दिखेंगे इफ देयर डिस्टेंस इज लेस देन 0.2 मिलीमीटर। सो 0.2 मिलीमीटर इज योर routine resolution power of your eye, unaided eye। unaided eye का मतलब ये है कि आप जब अपनी आंखों से कोई चीज देख रहे हैं without a microscope, without any other addition, so if without any aid you are using only your own eye, then you can tell 2 points apart which are 0.2 millimeter and if your eyes are working perfectly fine। लेकिन माइक्रोस्कोप से बहरहाल ये रेजोल्यूशन का पावर बढ़ जाता है because the images are magnified। By assembling a combination of lenses, the distance can be increased and the eye can visualize objects closer than 0.2 millimeters। So the whole idea is if you are standing, this is the beautiful you and these are your beautiful eyes। अगर आप कोई without any help देख रहे हैं किसी चीज को, so you can differentiate points which are 0.2 millimeters or more, otherwise you cannot differentiate between these two points। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो अगर कोई चीज 0.05 मिलीमीटर डिस्टेंस पर भी है तो वो भी आपको नजर आएगी, बिकॉज माइक्रोस्कोप का तो काम यही है ना, इमेजेस को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना। नाउ हियर वी हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप फॉर्मूला, बट आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एनी ऑफ योर एग्जामिनेशंस अहेड इन द लाइफ, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू वरी। बट ऑब्वियसली एक ग्रॉस आइडिया होना चाहिए कि जो रेजोल्यूशन है इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द लेंस, बिकॉज लेंस से इमेज मैग्नीफाई हो रही है। सो लेंस का रेडियस कितना होगा, लेंस का हाइपोटेनियस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट कितना है, ये तमाम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं टू increase the resolution power of a microscope। The better the lens, the better the resolution power, but I don't recommend going into these calculations, not important for you। अब लाइट माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है ये आपको एक बेसिक वर्क फ्लो पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द इल्यूमिनेटर जिससे लाइट निकलती है, वो लाइट गुजरती है फ्रॉम द कंडेंसर। अगर कंडेंसर का अपर्चर आपने छोटा रखा है तो कम लाइट गुजरेगी, ज्यादा बड़ा रखा है तो ज्यादा लाइट गुजरेगी। फिर जो स्पेसिमेन है उसमें से लाइट गुजरेगी, टिश्यू सेक्शन में से लाइट गुजरेगी, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में से लाइट गुजरेगी और फिर आई पीस। यहाँ ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपको बात समझ में आएगी कि ऑब्जेक्टिव्स में से देयर इज अ रियल inverted image and then in the eyepiece you get another inversion, so it becomes a virtual erect because there is a double inversion। so पहले अगर कोई इमेज है तो वो इन्वर्ट होती है ऑब्जेक्टिव के लेवल पर, जब वो दोबारा इन्वर्ट होती है आईपीस के लेवल पर तो वो मैग्नीफाइड और वर्चुअल बन जाती है and then you see it। so if you look at this diagram again, दिस इज दी वर्क फ्लो जो आपको समझना है कि किस तरह आप इमेज देख रहे हैं। सो हेयर दीज आर योर आईज जहां आप इमेज देख रहे हैं और लाइट सोर्स इधर है और सैंपल इधर रखा हुआ है ग्लास स्लाइड पे। सो फ्लो ये बनता है कि द लाइट गोज फ्रॉम हियर, गोज फ्रॉम द कंडेंसर थ्रू द टिश्यू into the lens। Now this is the first time when the image gets magnified और यहाँ पे एक inverted magnified image बनेगी। अब ये light further travel करती है through the eyepiece। Now this is the second time when the image get magnified again and now it becomes an erect image। तो दो दफा magnify हो रही है इस point पर, objective lens के point पर और फिर ocular और फिर eyes पे आप देख रहे हैं। So that's the workflow of a microscope। Okay? तो ये आपको पता होना चाहिए, it's a simple thing। और यहाँ पे भी इन्होंने एक डायग्राम यहाँ दी है इसको अलग तरीके से कि देयर इज अ लाइट सोर्स, देन देयर इज कंडेंसर और फिर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो रही है, फिर आईपीस यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो रही है और फिर आप देख रहे हैं।
ओके, सिंपल स्टफ, नो बिग डील। अच्छा जी, इल्यूमिनेटर देयर इज, अब ये एक्चुअली मैंने कुछ मिस किया क्या, यस एक्सेल, ये एब्रेजन्स का टॉपिक करना है मुझे, यस। देखें, एब्रेजन्स का मतलब बेसिकली ये है कि जो लाइट गुजर रही है अपने पूरे पाथवे से, यानी पहले वो निकली इल्यूमिनेटर से और फिर वो कंडेंसर पे गई और फिर लेंसेज में एंटर हुई, तो जब ये मुख्तलिफ लेंसेज से लाइट गुजरती है तो लाइट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है इफ़ द लेंस क्वालिटी इज़ नॉट गुड। सो फॉर एग्जांपल लाइट रेज में रिफ्रैक्शन होगी, इधर उधर जाएंगी, सो उसे हम कहते हैं एब्रेशन। सो व्हेन द लाइट पासिस थ्रू लेंस इट सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ एब्रेशंस, उसको मसले मसाइल होते हैं विच रिजल्ट इन इमेज डेग्रेडेशन। द ऑप्टिकल पार्ट्स आर द कंडेंसर ऑब्जेक्टिव इन द आई पीसेज, जिनमें से लाइट गुजरती है, और अगर ऑब्जेक्टिव और आई पीसेज पर्टिकुलरली इनके लेंसेज अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो इमेज डिस्टॉर्टेड बनेगी। ठीक है, अब दो तरह की डिस्टॉर्शंस होती हैं, एक को हम कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। Basically it is production of colored spectrum of white light, different lenses corrected for chromatic aberrations, यानी आपको कलर आइडेंटिफिकेशन में मसला हो सकता है, कलर डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, which is called the chromatic aberration. Then there is an spherical aberration, a defect of single lens due to their curved surfaces. Lenses obviously convex lenses हैं तो इनकी curved surfaces हैं, if they are not sharply curved, if they are not finely made, then the light passing through them can actually bend more than expected, things like that, you know. So अगर लाइट के बेंडिंग में ड्यू टू द कर्वेचर प्रॉब्लम मसला है, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। अगर कलर आइडेंटिफिकेशन में मसला है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। अब फिर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लेंसेज अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल there are achromatic lenses, they are corrected for red and blue focus. There are fluorite lenses, the spread of secondary spectrum is reduced. Then there are apochromatic lenses which are fully corrected for 3 color. तो obviously ये सबसे महंगे वाले lenses हैं which are now used in a lot of modern microscopes. Okay, तो ये terms आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना इतनी हाई yield भी नहीं है। अच्छा जी, अब illumination, there is a critical illumination और color illumination, ये not very high yield stuff, but anyways इसको discuss कर लेते हैं कि ये है क्या। This is used with simple equipment and a separate light source. Light source is focused in the same plane as the object when the object is in focus. जबकि color illumination क्या है? High intensity microscope have small light sources that is insufficient to fill the whole field with the light and are usually supplied with an auxiliary lens and iris which increases the aperture. यहाँ बात हो रही है basically अभी जो हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कंडेंसर की। So कंडेंसर वगैरह एक अपना लेंस सेटअप है और अपर्चर सेटअप है जिसमें से लाइट फोकस होती है। सो अगर एक एडवांस सिस्टम है जिसमें से, यानी जो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे इस माइक्रोस्कोप में, दैट इज अ कॉलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, फिर कंडेंसर है, यहाँ पे एक छोटा लेंस लगा हुआ, सो एक एडिशनल लेंस है जो फोकस करता है लाइट को टुवर्ड्स द टिश्यू। अगर इस तरह का ऑप्टिकल अरेंजमेंट है देन दिस इज नोन एज कॉलर इल्यूमिनेशन। अगर सिंपल एक बल्ब की तरह की चीज है विदाउट एनी फोकसिंग अरेंजमेंट देन दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इल्यूमिनेशन। ओके, देन प्रैक्टिकल टिप्स इन यूजिंग अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, माउंट द स्पेसिमेन, ऑप्टिमाइज द लाइटिंग, अच्छी लाइट होनी चाहिए, एडजस्ट द कंडेंसर, फोकस, एडजस्ट द आई पीस, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। यार ये ऐसी बातें हैं सिंपल, यार माइक्रोस्कोप कैसे यूज करना है ये बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ इन्होंने 3-4 कैटेगरीज दी हैं, बट देयर आर ऑब्वियसली मच मोर कैटेगरीज ऑफ माइक्रोस्कोप्स इन द मार्केट नाउ। बहुत सारे हैं, डिजिटल भी हैं यार, आजकल तो भाई बहुत एडवांस चीजें हो गई हैं, यानी ऑटोमेटिकली इमेज कैप्चर हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो एनालाइज हो जाती है, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम लग जाता है, तो अभी मामलात काफी एडवांस हो गए हैं। बट एनीवेज आपको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं इन टेक्स्ट बुक्स में, तो ये आपको पता होनी चाहिए जरूर। देयर इज अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, द स्पेसिमेन इज illuminated from the side and only scattered light enters the objective lens which results in the bright object against the dark background. जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की हम बात कर रहे थे, it is much more important to see living organisms such as bacteria and things like that. So अगर इस तरह के small particles देखने हैं then dark field microscopy helps. Then there is another category which is called phase contrast microscopy and differential interface contrast. It allows objects that differ slightly in refractive index or thickness to be distinguished from each other. So suppose आप organelles की study कर रहे हैं, so किसी एक organelle का water content different है तो उसका refractory power different होगा. So अगर आप किसी एक structure में ऐसे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनकी पावर्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है,
then you use the phase contrast microscope, you get better images. Sometimes what you do कि जो image जो sample आप use कर रहे हैं उस sample की staining करते हैं ना antibodies के through, तो जब उस staining कर रहे हैं तो you use a fluorophore और फिर जब उसको आप light से excite करते हैं तो आपको particular color दिखता है, green color या whatever. This is called the fluorescence microscopy. Okay, a fluorochrome is used. A fluorochrome is a colored substance. It is used and then excited, and then you see the colored dye. You visualize in the microscope the colored image. Okay, then there is a confocal microscopy. Now, confocal microscopy is kind of a sequential microscopy. जिसका मतलब ये है कि beam of light इस तरह गुजरती है from the source through the specimen कि it takes multiple images which are then stored. So the confocal scanning optical microscope is designed to illuminate an object in a serial fashion, point by point, where a small beam of light passes and so many images are generated which are. तो अगर आपके पास ये specimen है तो ये उसकी स्कैनर कैसे काम करता है यार? स्कैनर देखा है ना, उसमें कोई कागज रख दो, स्कैन करो तो लाइट यहाँ से मूव करती है, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट उसको स्कैन करती है. ऐसे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है. इट इज वेरी गुड इफ यू वांट टू सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल. Then obviously you must have heard of this terminology which is called electron microscopy. Electron microscopy is something the property of the accelerated electrons in vacuum to behave like light and travel in the straight line has been exploited by this concept. So basically you are using the property of electrons that when they travel in vacuum they behave like light. Instead of glass lenses, here one uses electromagnetic lenses in electron microscopy. The wavelength of the electron in the vacuum is 1 lakh times less than the light. The resolving power of the electron microscope is 0.2 nanometer. सोचें जरा कितनी छोटी चीजों को देख सकते हैं. In transmission electron microscopy, the beam of electron passes through the tissue. यानी अब ये जो टिश्यू है इसमें से लाइट नहीं गुजर रही बल्कि इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं. So the beam of electron passes through the tissue, which is a thin section about 100 nanometer का छोटा सा section है. To prepare such thin sections, one uses an ultra microtome, and instead of steel blades, the sections are cut laboratory by fresh glass knives. The sections are picked up in grids and are stained with uranyl acetate and lead citrate before viewing. Transmission electron microscope is used for ultra structural studies. In scanning electron microscope, the beam of electrons are reflected back from the surface, thus giving the surface view. So basically इसकी different types होती हैं electron microscope की. There is a transmission जिसमें से light गुजर जाती है. Then there is a scanning microscopy जिसमें से light गुजरती है फिर वापस भी आती है. So you get the all 3D type of structural details. So cell का structure, organelles का structure, बहुत छोटी छोटी चीजें अगर देखनी है, then electron microscope. I'm not sure कि आपके पास medical college में electron microscope है, जरा पता कीजिएगा, मुझे बताइएगा. Now with all these details of the microscopy, now let us talk about tissue processing. कि ये जो माइक्रोस्कोप के ऊपर टिश्यू रखा जाता है, अब तक हमने पूरे लेक्चर में कई बात तो की है कि स्टेनिंग करते हैं. यहाँ मैं आपको ये बता रहा था कि नाइफ से काट रहे हैं सैंपल को, इस थिकनेस का जो है ना सेक्शन बना रहे हैं. तो ये सारी प्रिपरेशन है ना, दिस इज ऑल कॉल्ड टिश्यू प्रिपरेशन. यानी आप घर में यार खाना भी ऐसे ही ना, सब्जी लेकर के आते हैं, फॉर एग्जांपल आलू आपको पकाना है तो आलू उठा करके ऐसे देख के तो आलू खा नहीं लेते ना, उसको प्रोसेस करते हैं, काटते हैं, फिर फ्राइंग पैन में डालना है, आपने पकाना है. ये सब कहलाता है प्रोसेसिंग. पोटैटो प्रोसेसिंग, बिल्कुल इसी तरह टोमेटो प्रोसेसिंग, अनियन प्रोसेसिंग, उसके बाद खाते हो ना यार. तो अब ये मत कहना कि हम अनियन और टोमेटो सैलेड में ऐसे ही खा जाते. भाई यार मेरा पॉइंट ये है कि यू प्रोसेस देम बिफोर यू ईट ना. आप उसको काटते हैं, उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, बाद चीज़ों में पकाते हैं. सो इसी तरह टिश्यू, कोई भी अगर ये ब्रेस्ट कैंसर का टिश्यू है और मुझे इसको माइक्रोस्कोप में देखना है कि ये कैसे सेल्स हैं, तो ये मैं डायरेक्ट इसको देख के क्या करूंगा, मुझे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. सो अब हम बात करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग की. टिश्यू प्रोसेसिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, बेसिक मैं आपको आइडिया दे देता हूं, उसके बाद हम ये स्टेप्स डिस्कस भी कर लेते हैं. अगेन दिस इज अ पेशेंट लाइंग ऑन एन ऑपरेशन टेबल, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन थिएटर में है और इसके किसी भी पार्ट की, सपोज थायराइड की सर्जरी हुई है, एंड नाउ द थायराइड gland is in the hand of a surgeon. Okay, so this is the first step, which is what we call the sample collection. अब ये जो thyroid gland है जो सर्जन के हाथ में है,
it is usually put in a jar which is filled with a liquid called formalin, 10% buffer formalin. इस टिश्यू को इस फॉर्मेलिन में डाल दिया जाता है. अब जब इसको आप इसमें डाल देते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज फिक्सेशन. अच्छा, फिक्सेशन से ये हो जाता है कि प्रोटीन सारे कोगुलेट हो जाते हैं, टिश्यू हार्ड हो जाता है. फिर इट बिकम्स वेरी इजी कि इस जो फिक्स्ड टिश्यू है उसको हम किसी ना किसी तरीके से वैक्स में डाल के और उसके सेक्शन कर सकें. सो ये फॉर्मलिन में डाल दिया, फॉर्मलिन में टिश्यू हार्ड हो जाएगा. अब ये टिश्यू निकाल कर इट इज़ देन एम्बेडेड, और एम्बेडिंग का मतलब ये है कि इसको बेसिकली वैक्स में डाल देते हैं. अब ये वैक्स का ब्लॉक है, उसके अंदर ये टिश्यू है. तो फिर माइक्रोटोम यूज़ करके, माइक्रोटोम बेसिकली कहते हैं कटिंग मशीन को आप कह लें, इसमें ब्लेड्स होते हैं और वो इस पूरे वैक्स के ब्लॉक को यूं छोटे छोटे स्लाइसिस में, जो कि यूजुअली 4 माइक्रोमीटर थिक होते हैं, ये स्लाइसेस बन जाते हैं. अब जब ये स्लाइस बनेंगे तो ऑब्वियसली इसमें वैक्स का स्लाइस भी होगा और बीच में टिश्यू भी आएगा. इसको रख देते हैं एक ग्लास स्लाइड के ऊपर. तो जब ग्लास स्लाइड के ऊपर इसको ऐसे रख दिया जाता है तो साइडों में वैक्स होती है और बीच में यहाँ ये टिश्यू चिपक जाता है ग्लास स्लाइड के ऊपर. ये सारा फिर कहलाता है टिश्यू प्रोसेसिंग. अब एक दफ़ा जब ये सारा काम कर लेते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है इस ग्लास स्लाइड की, यानी इस टिश्यू की स्टेनिंग. इस टिश्यू में कोई ना कोई कलर डालेंगे तभी माइक्रोस्कोप में नजर आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हीमोटॉक्सिलिन और एओजिन स्टेनिंग करनी है तो पिंक और ब्लू कलर मिलेगा इस टिश्यू को. फिर ये दोबारा एक स्टेप से गुजरता है, और क्योंकि ये स्टेप्स अब इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज मुझे सिर्फ टिश्यू देखना है, मुझे वैक्स नहीं देखनी. सो आई हैव टू एक्चुअली रिमूव द वैक्स. तो मुझे इसको एथेनॉल में डालना होगा, ज़ाइलिन में डालना होगा, यानी मैं तमाम वो स्टेप्स करूंगा जिससे ये सारे वैक्स निकल जाए और सिर्फ ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या चीज चिपकी हुई हो, टिश्यू, और फिर मैं उस पर कलर डालूंगा. अब वो कलर अगर हीमोटॉक्सिन और एओक्सिन है तो वो कलर ब्लू और पिंकिश कलर होंगे. अगर मैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री कर रहा हूं तो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी प्रोटीन देखनी है, वो एंटीबॉडीज डालूंगा. बट दैट्स द बेसिक आइडिया कि आप टिश्यू कलेक्ट करते हैं, उसको फॉर्मलिन में डालते हैं, वैक्स में डालते हैं, कटिंग करते हैं, स्लाइड के ऊपर डालते हैं, और फिर जब उसको कलर यानी स्टेनिंग करनी होती है तो फिर आप उसको फर्दर अल्कोहल और इन चीज़ों से प्रोसेस करते हैं ताकि वैक्स निकल जाए. ठीक है, तो अब इसको जरा देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप फॉर टिश्यू प्रिपरेशन इज ऑब्वियसली टिश्यू कलेक्शन. कॉमनली टिश्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑटोप्सी यानी डेड बॉडीज, सर्जिकल प्रोसीजर्स, जो ये मैंने अभी आपको बंदे का दिखाया है जिसमें सर्जरी करके कोई पार्ट निकाला है, या ऑब्वियसली ऑल्सो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, माइस, रैबिट्स, आइदर परफ्यूज और डिकैपिटेटेड. सो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग टिश्यू. बायोप्सी भी हम करते हैं रूटीनली, यानी कोई पेशेंट आया, सपोज दैट्स द पेशेंट कमिंग टू यू, और इस पेशेंट का यहाँ पे लिम्फ नोड ऐसे सूजा हुआ है तो नीडल डाल के उसकी बायोप्सी करके भी स्टेनिंग करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कलेक्ट द टिश्यूज. अब एक दफ़ा जब टिश्यू हाथ में आ गया तो हाथ में आने के बाद नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कि हम उसको जो भी उसके सेलुलर आर्किटेक्चर है उसको मेंटेन करें, उसको प्रिजर्व कर दें. तो प्रिजर्व करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं फिक्सेशन का, और इस फिक्सेशन के लिए यूजुअली यूज किया जाता है जो केमिकल दैट इज नोन एज फॉर्मलिन, 10% फॉर्मलिन. ठीक है, और फिक्सेशन करता क्या है, इट कोआगुलेट्स ऑल द टिश्यू प्रोटीन्स एंड thus minimizing their loss during the tissue processing. It hardens the tissue. टिश्यू सख्त हो जाता है and therefore it becomes very easy to cut the tissue as well, और structures preserve हो जाते हैं. Commonly used fixatives are formaldehyde, जिससे वाटर में अगर मिला दें इसको तो फॉर्मलिन बन जाता है. Also sometimes glutaraldehyde. Formaldehyde is a cross-linking fixative which acts by creating covalent bonds between the proteins in the tissues. Formaldehyde is a gas and is soluble in water to the extent of 40% by weight, and therefore when the formaldehyde is solubilized in water it yields formalin. 10% methanol is added also in the solution. ये बहरहाल unnecessary details, you don't have to remember कि it comes in a powder और फिर इसका solution बनता है. The point is आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू जब कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद वो प्रिजर्व होता है, फिक्स होता है फॉर्मलिन में. ठीक है, देन प्रोसेसिंग का अगला स्टेप क्या है जनाब, इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द एक्सेसुअल वाटर. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज एक्चुअली द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आई टोल्ड यू कि किस तरह से उस पूरे टिश्यू को आप वैक्स में डाल के कटिंग करते हैं उसकी. ठीक है, राइट. देन सो दिस इज द वैक्स दैट यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ इस तरीके से है कि थोड़ा सा इसको पढ़ के को कन्फ्यूजन होती है कि यार एक्चुअली करते क्या है. सो आपने ना मेरी ये वाली डायग्राम याद रखनी है कि सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको फॉर्मलिन में डालते हैं, फिर एम्बेड करके और माइक्रोटोमी करते हैं. सही है, सो एम्बेडिंग का स्टेप इधर है. समटाइम्स वी ऑल्सो यूज दीज टेक्निक्स जिसमें डिहाइड्रेट करते हैं टू रिमूव वाटर by using alcohol because alcohol is a dehydrating 100% alcohol than 90-70, so by this we remove water.
clearing by using xylene and chloroform, and these are the steps basically which are used when we are staining a slide. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. when the slide staining यानी कलरिंग करते हैं, इस स्टेप के बाद जब आपने स्लाइड के ऊपर टिश्यू को फिक्स कर लिया, डाल दिया, अब जो स्टेनिंग के प्रोसीजर है ना, उसमें ये स्टेप्स यूज होते हैं, डिहाइड्रेशन. और ये यहाँ चूंकि इन्होंने इसके साथ लिखे हुए हैं तो यहाँ कंफ्यूजन होती है. एक्चुअली फॉर्मेलिन के बाद आपने जब फॉर्मेलिन में फिक्सेशन कर ली, तो अगर मैं इसको ग्रेड करूं, नंबर 1 इज टिश्यू कलेक्शन, नंबर 2 इज फिक्सेशन, एंड देन नंबर 3 आई वुड से वुड बी एम्बेडिंग, जिसमें आप पैराफिन वैक्स यूज करते हैं और उस वैक्स के अंदर उस टिश्यू को डाल देते हैं. कटिंग करने के बाद छोटे छोटे पीसेस करते हैं टिश्यू के. अगर टिश्यू बहुत बड़ा है, सो अगर थायराइड ग्लैंड पूरा है तो इसके छोटे छोटे पीस करके एंड देन यू पुट देम इनटू वैक्स, और वैक्स में एम्बेड कर देते हैं, और इस तरह आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक बन जाता है. सो इमेजिन यू गेट अ ब्लॉक लाइक दिस. आपके पास ऐसा वैक्स का ब्लॉक है जो पूरा वैक्स से बना हुआ है, बीच में इसके टिश्यू पड़ा हुआ है. अब इससे कटिंग में आसानी होती है. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पोटैटो की स्लाइस करते हो ना यार, पोटैटो ऐसे ऐसे काटते हैं तो स्लाइसेस बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब इस वैक्स को काटेंगे तो टिश्यू के भी स्लाइसेस बन जाएंगे, और फिर वो जो टिश्यू के स्लाइसेस बनेंगे उसे हम कहते हैं सेक्शनिंग. सो दैट वुड बी देन स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज सेक्शनिंग, और सेक्शनिंग होती है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको नाम देते हैं माइक्रोटोम. माइक्रोटोम कटिंग डिवाइस है जिसमें ब्लेड लगा होता है, जो 5 to 7 नैनोमीटर या यूजुअली हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं 4 माइक्रोमीटर. 4 माइक्रोमीटर पे सेक्शनिंग होती है. तो ये जो ब्लॉक आपके पास होता है वैक्स का, जिसके अंदर बीच में टिश्यू पड़ा होता है, जब इसको ऐसे काटते हैं तो एक पतली सी लेयर बन जाती है जिसमें इधर उधर वैक्स होता है, बीच में टिश्यू होता है. इसकी थिकनेस 4 माइक्रोमीटर है यूजुअली. इसको उठा करके आप रख देते हैं स्लाइड के ऊपर, और फिर ये अगला स्टेप होता है जिसे हम स्टेनिंग कहते हैं, सच एज हेमेटॉक्सिलिन या यूजेन. कोई भी तरह का स्टेन आप यूज कर सकते हैं. इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स के लिए स्टेन यूज करेंगे. बट दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स. सबसे पहले टिश्यू कलेक्ट, उसके बाद फॉर्मेलिन में फिक्स, फिर एम्बेडिंग, उसके बाद कटिंग यानी सेक्शनिंग, और फिर स्टेनिंग. और स्टेनिंग करने के लिए जो स्लाइड बनती है आपकी, उसको इन स्टेप से गुजरना होता है. सो एक दफा फिर मैं इस डायग्राम को रीइटरेट करता हूं. आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम वन मोर टाइम सो दैट ऑल द स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग आर वेरी क्लियर टू यू. बाज़ों का बुक पढ़ के ना उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होता जब तक आप उसको समझ न लें कि बात हो क्या रही है. सो वंस अगेन लेट अस सेलेक्ट अ डिफरेंट कलर नाउ जस्ट टू चेंज द फ्लेवर. So again, this is a patient lying there, and the patient is on the surgery table, and there is a surgery. Now this time let's do some other surgery. हमने इसी वीडियो में एक breast surgery कर ली, एक thyroid remove कर लिया. Now let's say we have taken the gallbladder out. So this is the sample collection. Step number 1, which is collection of sample, right? So this is gallbladder in hand. अब सर्जन के पास gallbladder है. इस gallbladder को सर्जन ने डाल देना है कंटेनर के अंदर जिसमें फॉर्मेलिन है. इस स्टेप को हम नाम देंगे फिक्सेशन. So फिक्सेशन के स्टेप इज स्टेप नंबर 2, सैंपल कलेक्शन देन फिक्सेशन. और यहां फिक्सेशन किस सॉल्यूशन में हो रहा है? फॉर्मेलिन में. अब एक दफा जब वो फिक्स हो गया, नेक्स्ट ये टिश्यू हार्ड हो जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा और हम बना लेंगे वैक्स ब्लॉक. सो दिस इज नाउ नोन एज एम्बेडिंग. एम्बेडिंग से दिस इज इन द वैक्स. तो यहां पे हमारे पास वैक्स आ गया, टिश्यू यहां बीच में पड़ा हुआ है. सो दिस इज स्टेप नंबर 3. एक दफा जब वैक्स में डाल दिया तो द नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग या सेक्शनिंग. कटिंग का स्टेप है स्टेप नंबर 4. अब इसके हम थिन स्लाइसेस बनाएंगे. थिन स्लाइसेस बना के उन स्लाइसेस को हम ले लेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस के सेंटर में यहाँ टिश्यू होगा और साइड में वैक्स होगा. ये एक दफा जब स्लाइड बन गई, अब अगर आपको स्टेनिंग कर, ये स्लाइड आप स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, लैब में पड़ी रह सकती है. लेकिन जब इसको स्टेन करना होगा तो फिर इसके अपने स्टेप्स हैं. उसमें स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन है, ज़ाइलिन का यूज है ताकि वैक्स निकल जाए. ये वाले जो सारे स्टेप्स लिखे हुए थे, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन. तो अल्टीमेटली यू विल हैव अ स्लाइड जिस पे सिर्फ टिश्यू पड़ा हुआ होगा. अब जब टिश्यू पड़ा होगा, इस पे आप स्टेन डाल दें, यानी हेमेटॉक्सिलिन और एओजिन स्टेन या कोई और स्टेन, तो आपको कलर हो जाएगा. ये स्लाइड पूरी कलर्ड हो जाएगी. and then you use a microscope to see how does it look like under the microscope. आप सेल का स्ट्रक्चर देखें. So right from the sample collection to the microscopy, ये सारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाते हैं. ठीक है, so that's all about this chapter. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.